महिलाओं की बंदूक लिए हुए पिक्चर्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल से सराबोर आधुनिक इजराइल की तस्वीरें देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि यह देश सदियों तक दुख, मुसीबतों और खून में रंगे हुए इतिहास को लेकर बना है। दरअसल इजराइल दुनिया की एकमात्र कंट्री है जिसपे यहूदी यानी कि जूइश का राज है। 1940 के दशक के पहले यहूदी विश्व के अलग अलग कोने में बिखरे हुए। दुनिया में हो रहे बुरे बर्ताव की वजह से पूरी दुनिया में जूइश कम्युनिटी को लगने लगा था कि अगर उन्हें एक सुकून की जिंदगी जीनी है तो उन्हें अब अपना देश बनाना पड़ेगा। 19वीं सेंचुरी तक चारों तरफ जूस के बीच में जूइश कंट्री की बातें होनी शुरू हो गई। इसी दौरान मई 2, 1860 को थियोडोर हर्जल नाम के एक जूस व्यक्ति का जन्म हंगरी में हुआ। इन्होंने खुद ही काफी एंटी जूइश पॉलिसीज और यूरोपियंस के हेट्रेड को फील किया था। इन्होंने ज़ोनिज्म नाम का एक मूवमेंट शुरू किया और जूस की अपनी कंट्री की मांग को बढ़ावा दिया। इसी दौरान इन्होंने किताब लिखी जिसका टाइटल द जूइश स्टेट था। इस किताब में पहली बार उन्होंने पूरी दुनिया में बसे जूस को अपना देश बनाने को कहा। हर्जल पेशे से जर्नलिस्ट थे और उन्होंने ही 19वीं शताब्दी में पहली बार जूस के लिए और अपने देश के लिए आवाज उठाई थी। इनके द जूइश स्टेट के विचार पूरे विश्व भर में फैले, जूस को प्रभावित करने लगे। फिर हर्जल ने एक जूस की पॉलिटिकल कमेटी बनाई जिसका नाम सियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रखा गया और इसकी पहली बैठक 1897 में स्विट्जरलैंड में हुई। इस बैठक के बाद जियोनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए विश्व भर में फैले जूस इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे भेजने लगे। देखते देखते कुछ ही समय में यह ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए जिससे कि जूस का एक अपना देश बनाया जा सके। उन दिनों पूरे यूरोप में डेथ टू द जूस का नारा गूंजने लगा था जिससे कि पूरी जूस फैमिलीज में काफी डर फैलता जा रहा था। ऐसे में हर्जल ने विश्व भर में फैले जूस को अपने वतन इजराइल, जो कि अब पैलेस्टाइन बन गया था, वहां आने को कहा। उनके उस बुलावे के बाद काफी मात्रा में जूस अपने वतन इजराइल की तरफ बढ़ने लगे। हर्जल को यह भरोसा था कि एंटीसेमिटिज्म को यूरोप से हटाना नामुमकिन है और इस वजह से जूस हमेशा ही दुख भरी जिंदगी जीते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने जूस स्टेट की मांग तेज कर दी। उनके बुलावे पर फिर से जूस का काफिला पैलेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगा। जिसको जैसे संभव हुआ वो उसी हालत में पैलेस्टाइन की तरफ बढ़ निकला। कुछ लोग तो एंटीसेमिटिज्म के मारे पैदल ही रेगिस्तान पार करते हुए पैलेस्टाइन पहुंच गए। चूंकि उन दिनों पैलेस्टाइन ओटोमन एम्पायर के हाथ में था, इसीलिए जूस के यहाँ आने पर कोई रोक टोक नहीं हुई। जूस के यूरोप से पलायन करके पैलेस्टाइन पहुंचने के इवेंट को आलिया का नाम दिया गया। हर्जल के इस बुलावे पर पहला आलिया 1882 एंड 1903 के बीच हुआ जिसमें लगभग 35,000 जूस इजराइल वापस आए। इसके बाद दूसरा आलिया 1904 एंड 1914 के बीच हुआ जिसमें फिर से लगभग 40,000 जूस इजराइल आए। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। इसके दौरान भी लगभग 40,000 जूस पैलेस्टाइन आ गए। लेकिन पैलेस्टाइन आकर भी जूस यहाँ एक भगोड़े की तरह जीवन जी रहे थे। जूइश लोगों ने बॉर्डर वाले इलाकों में अपना सेटलमेंट बनाया, लेकिन जूस के पास काफी पैसे थे जिसका इस्तेमाल करके वो अपना शहर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और संस्कृति को फ्लोरिश करना चाहते थे। जूस अपना देश किसी भी कीमत पर बनाना चाहते थे और इस बात की खबर ब्रिटिशर्स को काफी अच्छे से थी। उन दिनों अमेरिका में जो जूस थे वो काफी फ्लोरिश्ड और रिच थे और वही लोग मेनली ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे भेज रहे थे। अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर कर जाने के बाद अब जूस भी कुछ हद तक प्रो ब्रिटिशर्स हो गए। इस बात का फायदा उठाकर ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी कमजोर होती हुई इकोनॉमी को बूस्ट करने और वॉरफेयर के खर्चे को उठाने के लिए 1917 के आसपास जूस लोगों से फाइनेंशियल मदद मांगी। बदले में उन्होंने ये कहा कि अगर जूस उन्हें पैसों से मदद करते हैं और अगर ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 जीत जाते हैं तो वो लोग जूस की अपनी कंट्री इजराइल बनाने में मदद करेंगे। ब्रिटिशर्स के इस वादे पर भरोसा करके जूस ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। उन दिनों ये प्रस्ताव जूस और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर के बीच हुआ था जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस प्रॉमिस पर भरोसा करके जूइश लोगों ने ब्रिटिशर्स को ऑटोमन के खिलाफ जाकर फाइनेंशियल मदद की। इस युद्ध में ऑटोमन एम्पायर हार गया और पैलेस्टाइन अब ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। पैलेस्टाइन जब ब्रिटेन के कब्जे में आया तो पूरे विश्व से जूस पैलेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगे। जूस लीडर्स ने देखा कि लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और उनकी बोली, भाषा और लाइफस्टाइल भी एक दूसरे से अलग है, तो उन्होंने पूरी जूस सोसाइटी को यूनिफॉर्मिटी देने के लिए एक शहर बसा लिया जिसका नाम सिटी ऑफ टेल अवीव दिया गया।
यहाँ पर जूइश लीडर्स ने हिब्रू भाषा, जो कि जूस की अपनी पुरानी भाषा थी, उसे फिर से यूज में लाने की कोशिश की। हिब्रू भाषा सिखाने के लिए स्कूल खोले गए, न्यूज़पेपर और पब्लिक अनाउंसमेंट्स और प्रेयर्स को हिब्रू लैंग्वेज में ही प्रमोट किया गया, जिससे कि जूस आपस में मजबूती से जुड़ते चले गए। जूस की बढ़ती जनसंख्या और ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाने की वजह से अब पैलेस्टाइन, जो कि मेनली मुस्लिम थे, वो डरने लगे और यही से शुरू हो गया अरब इजरायली के बीच पैलेस्टाइन में डोमिनेंस का कॉन्फ्लिक्ट। दोनों ही पैलेस्टाइन पर अपना हक चाहते थे। पैलेस्टीनीज को लगने लगा कि उनकी जमीनें छीनकर ब्रिटिशर्स कहीं जूस को ना दे दे। इसके बाद पैलेस्टीनीज ने जूस और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, जिसे शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जूस के सिर्फ 10,000 लोगों को ही एक साल में पैलेस्टाइन आने की परमिशन दी। लेकिन पोलैंड, रशिया और जर्मनी में बढ़ते एंटीसेमिटिज्म की वजह से लाखों जूस बिना किसी रूल की परवाह किए इल्लीगली पैलेस्टाइन में आने लगे। इसी बीच जूस ने अपनी सिटी में एग्रीकल्चरल लैंड्स को बनाया और खेती शुरू कर दी। इसके अलावा हिस्टाड्रूट, जो कि लेबर संगठन था, उसे भी बनाया गया। इसके बाद उन्होंने एक इलेक्टेड असेंबली, अपनी नेशनल काउंसिल और हगाना, जो कि इजराइल की डिफेंस फोर्स थी, उसे भी एस्टैब्लिश कर लिया। एक तरह से इन्होंने पैलेस्टाइन में अपना देश बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच जर्मनी में हिटलर के राइज की वजह से जूइश लोगों पर बहुत अत्याचार होने लगा, जिससे भागकर फिर लाखों की संख्या में जूस अपने देश इजराइल की तरफ लौटने लगे। जूस के बढ़ते पॉपुलेशन की वजह से अब पैलेस्टाइन में कॉन्फ्लिक्ट्स तेज हो गए, लेकिन इस बार जूस भागने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपनी फोर्सेस को तैयार किया, जिससे वो पैलेस्टाइन के खिलाफ सिविल वॉर भी जीत रहे थे। 1933 से 1938 तक पैलेस्टाइन में कई सिविल वॉर्स हुए, जिसमें कई जूइश और मुस्लिम मारे गए। इसी बीच आमिन अल हुसैन, जो कि जेरूसलेम का मुफ्ती था और अरब हायर कमेटी का प्रेसिडेंट था, उसने जूस को पैलेस्टाइन से मारकर भगाने के लिए हिटलर से दोस्ती करनी चाहिए। वो जर्मनी जाकर हिटलर की सेना में शामिल होना चाहता था, जिससे कि पैलेस्टाइन में भी मुस्लिम एसएस आर्मी बनाई जा सके और जूस के साथ वही सुलूक पैलेस्टाइन में भी किया जा सके जो उस दौरान जर्मनी में हो रहा था। हिटलर ने मुफ्ती को कभी भी ज्यादा वैल्यू नहीं दी, लेकिन मुफ्ती ने हिटलर के दाहिने हाथ माने जाने वाले एडोल्फ आइकमैन से दोस्ती कर ली। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया, जिससे कि जूस का पैलेस्टाइन में एंटर करना नामुमकिन हो गया। ऐसे में बाकी देशों ने भी जूस के लिए अपने देश के दरवाजे बंद कर दिए। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसमें लगभग 60 लाख जूस हॉलोकॉस्ट में मारे गए और जो बच गए वो किसी तरह से इजराइल भागकर चले आए। हॉलोकॉस्ट के भयानक दर्द से गुजरने के बाद अब जूस के इंतजार की हद खत्म हो गई। उन्होंने अपना देश बनाने के लिए फिर से ब्रिटिश एम्पायर पर जोर डालना शुरू कर दिया। इस बार जूस पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने हाथों में बंदूक उठाई, जिससे कि इजराइल एक स्वतंत्र देश बन सके। अब इजरायलीज फोर्सफुली ब्रिटेन के अगेंस्ट जाकर हॉलोकॉस्ट से बचकर आए यहूदी को अपने देश में लाना शुरू कर दिया। कई छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिनमें जूस और ब्रिटिशर्स दोनों ही मारे गए, लेकिन फाइनली जूस ने ये जंग जीती। 1947 में ज़ायनिस्ट मूवमेंट होमलैंड फॉर द जूइश पीपल काफी तेज हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश इकोनॉमिकली काफी कमजोर हो गया था, इसलिए उन्होंने व्हाइट पेपर रिलीज करके कहा कि वो लोग 15 मई 1948 को पैलेस्टाइन छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो अब तक ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा यहूदियों को प्रॉमिस किया गया होमलैंड मिला ही नहीं था, तो फिर अरब्स और जूस के बीच होने वाली युद्ध भी लाजमी ही था। लेकिन इस मामले को तब यूएन कमीशन ने संभाला और पैलेस्टाइन के डिवीजन की बात प्रपोज की। शुरुआती दिनों में तो जूस के सपोर्ट में कोई भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अपना वोट जूइश स्टेट इजराइल के फॉर्मेशन के पक्ष में दिया, वैसे ही यूएसएसआर ने भी जूस के सपोर्ट में वोट कर दिया। फिर फाइनली जब यूएन कमीशन में पैलेस्टाइन और इजराइल के बंटवारे के लिए वोटिंग हुई, तब 33 देशों ने इजराइल के पार्टीशन प्लान को समर्थन दिया, जबकि 12 मुस्लिम देश और अपना एक भारत इस पार्टीशन के खिलाफ थे। सबसे मजेदार बात यह है कि ब्रिटेन, जिसने जूस को अपना स्टेट दिलाने का वादा किया था, वही इस वोटिंग में न्यूट्रल रहा। कुल मिलाकर 10 देशों ने किसी के भी पक्ष में वोट नहीं दिया।
मई 1948 को फाइनली ब्रिटिश आर्मी ने रेजोल्यूशन 181 के तहत पैलेस्टाइन को बांटकर इन्हें छोड़ दिया, लेकिन इसके एक दिन पहले ही 14 मई 1948 को इजराइल अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। लेकिन इजराइल की ये खुशी एक दिन से ज्यादा नहीं टिकी, क्योंकि बंटवारे के अगले ही दिन पैलेस्टाइन ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमले की वजह पैलेस्टाइन का अनइवन बंटवारा था। दरअसल जूस की जनसंख्या पैलेस्टाइन में काफी कम थी और वो मोस्टली पैलेस्टाइन के ऊपरी भाग के बॉर्डर टाउन्स में रहा करते थे। लेकिन जब ये बंटवारा हुआ तब पैलेस्टाइन का एक बड़ा भाग इजराइल को दे दिया गया, जिससे जूस तो बड़े खुश हुए, लेकिन मुस्लिमों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा पैलेस्टाइन को 3 भागों में बांट दिया गया, एक अरब स्टेट, दूसरा जूइश स्टेट और सिटी ऑफ जेरूसलेम को इंटरनेशनल टेरिटरी घोषित कर दिया गया। इस बंटवारे की वजह से पैलेस्टाइन के निचले भाग में रहने वाले 7 लाख से ज्यादा मुस्लिम लोग बेघर हो गए और न्यूली क्रिएटेड अरब स्टेट पैलेस्टाइन में जाने को मजबूर हो गए। इसी वजह से इजराइल के फॉर्मेशन के तुरंत बाद फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ, जिसमें लाखों पैलेस्टीनीज और यहूदी मारे गए। ये युद्ध 1949 में खत्म हुआ, जिसमें यहूदियों की जीत हुई, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप मैप में देखो तो इजराइल अरब देशों से घिरा हुआ है, यानी कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज है, राइट। और इजराइल अकेला ही बीच में एक ज्यूइश कंट्री है, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके बीचों बीच एक ज्यूइश कम्युनिटी रहे, जिसके चलते पैलेस्टीन और दूसरे अरब देशों ने इजराइल से अरब इजराइल वॉर ऑफ एट्रिशन, पैलेस्टीनियन फयादीन इंसर्जेंसी जैसी कई लड़ाइयां की, पर इजराइल ने उन सभी का डटकर मुकाबला किया। और इन सब के बीच एक वॉर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो था द 6 डे वॉर। 5 जून 1967 में इजराइल ने ऑपरेशन फोकस यानी इजिप्ट पर एरियल अटैक करके उसके 90% एयरफोर्स को तबाह कर दिया, और कुछ ऐसा ही अटैक सीरिया पर भी हुआ, जिससे 3 दिनों में इजरायलीज ने गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला से लेकर ईस्ट बैंक ऑफ सुएज कैनाल तक सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। यही नहीं, जब जॉर्डन इस वॉर में शामिल हुआ तो इजराइल फोर्सेस ने काउंटर अटैक करके उन्हें भी हरा दिया। इस तबाही को रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बीच बचाव करते हुए 7 जून को इन कंट्रीज को सीज फायर करने का मौका दिया, जिसे इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट ने तो उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सीरिया ने अभी भी इजराइल को खत्म करने की जिद नहीं छोड़ी थी। और इसी के चलते 9 जून को इजराइल ने सीरिया पर फिर से एक बार हमला किया, और उसी के साथ एक पूरे दिन चली जंग के बाद गोलान हाइट्स को कैप्चर कर लिया, जिसके बाद सीरिया ने अपने कदम पीछे ले लिए और 10 जून को सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तब तक इजिप्ट में 11,000, जॉर्डन में 6,000 और सीरिया में 1,000 कैजुअलिटीज हो चुकी थी। साथ ही वेपनरी और इक्विपमेंट के लॉसेस अलग थे, और वहीं इजराइल की कैजुअलिटीज का काउंट सिर्फ 700 था। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इजराइल इतना छोटा सा देश इतने सारे अरब कंट्रीज के बीच में उन्हीं देशों के इजराइल को मिटाने की जिद को पलटवार करके उनके ही टेरिटरीज कैप्चर कर रहा था। मतलब ये था इजराइल का टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस। काइंड ऑफ लाइक वो सारे अरब देशों को ये कह रहा था कि हम बीचों बीच ही अपनी जमीन लेकर खड़े रहेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अगर हमसे पंगा लिया तो हम आपकी जमीन भी कब्जा कर लेंगे। What a strong reply to thousands of years of religious persecution। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया को भी ऐसा बनना चाहिए? अब इजराइल के जीते हुए वॉर की तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन इसके अलावा भी एक बात है जिसकी चर्चा होती रहती है। मैं बात कर रहा हूँ इजरायलीज की इंटेलिजेंस की। ज्यूज को दुनिया भर के लोग काफी स्मार्ट समझते हैं। सोशल थियरिस्ट चार्ल्स मुरे की एक स्टडी में ये कहा गया है कि ज्यूज का एवरेज आईक्यू रेट दूसरे कम्युनिटी से 7 to 15% ज्यादा होता है। तो क्या इसी आईक्यू के चलते उन्होंने अब तक जितने भी नोबेल प्राइजेस बटे हैं ना, उसके 20% नोबेल प्राइजेस जीते हैं, और उनकी पॉपुलेशन 1% से भी कम है पूरे दुनिया की पॉपुलेशन से। क्या सच में वो इतने स्मार्ट है? Well, The Chosen Few: How Education Shaped Jewish History, इस बुक के ऑथर्स का कहना है कि कहीं ना कहीं उनके इंटेलिजेंस, एजुकेशन और लिटरेसी के पीछे उनका इतिहास जिम्मेदार है। यानी कि पहले ज्यूज सिर्फ तोराह और रिचुअल बिलीफ्स को महत्व देते थे, लेकिन सेकेंड टेम्पल के तबाह होने के बाद ज्यूइश लोग नॉलेज और स्किल्स को गेन करने पर ज्यादा फोकस करने लगे। उन्हें यह समझ आ गया था कि अगर हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनानी है तो एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उस समय एजुकेशन ज्यूज के लिए एक टास्क जैसा था, क्योंकि उनका आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट यानी कि अनपढ़ था। पर ये चेंज ज्यूज के लिए उस समय का रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट था, जो आज हमें इजराइल में देखने को मिलता है। अमेरिकन कॉलमनिस्ट ब्रेट स्टीफेंस का कहना है कि ज्यूज के अचीवमेंट्स का रीजन उनके हिस्ट्री और कल्चर में ही है।
अगर हम आज देखने जाए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, रोजलिंड फ्रैंकलिन, बेंजामिन डिज़रेली, फ्रांस काफ्का, ये सभी जूविश फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन सभी ने अपने इंटेलिजेंस से दुनिया में कंट्रीब्यूशन दिया है। और आइंस्टाइन का ये मानना था कि एक इंसान की लाइफ की वैल्यू तभी होती है जब उसकी लाइफ दूसरों की लाइफ को सुधारे और सुंदर और नोबलर बनाए। साथ ही में मिस्टर स्टीफन्स के कॉलम में उन्होंने ये भी कहा था कि नॉलेज वो चीज है जो एंड तक रहती है और शायद इसका ही नतीजा है कि आज उनके पास कई ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आयरन डोम, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे इजराइल पर अगर कोई रॉकेट गिराना चाहे तो वो उसे अपनी एक्यूरेसी, स्पीड और कैपेसिटी से डिटेक्ट करके पहले ही तबाह कर देंगे। या फिर ट्रॉफी सिस्टम, ये कुछ आयरन डोम की तरह ही है, लेकिन बस ट्रॉफी सिस्टम रॉकेट की जगह मिसाइल टैंक्स को डिटेक्ट करके तबाह करता है। या फिर द F-161 सूफा, ये एयरक्राफ्ट अपनी तूफान सी तेजी, रेडार और यूनिक हेलमेट सिस्टम से पायलट को दुश्मनों पे इजीली वेपन लॉन्च करके उन्हें खत्म करने में मदद करता है। और ऐसे ही कई और एडवांस इनोवेशंस इजराइल के पास है, जिनमें मरकावा आईवी, जीफा शिरियन, द नेमर, स्पाइकी और द आईबॉल सिस्टम शामिल है, जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं। और आज इजराइल अपने इन एडवांस इनोवेशंस को दुनिया के साथ शेयर करने की पहल भी कर चुका है, जिसके चलते हम भारतीयों के इजरायलीज के साथ बहुत ही अच्छे संबंध होने की वजह से इंडिया में भी आपको ऐसे ही कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को देखने का मौका मिलेगा बहुत ही जल्द। पर आपको क्या लगता है, अगर इजराइल इंडिया के बाद आजाद होने के बावजूद दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक बन के दिखाया, तो क्या इंडिया भी किसी से कम है क्या हम भारतीय भी एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करके हमारे देश को आगे नहीं खींच सकते? आपकी इस पर क्या राय है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ठोकना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना। धन्यवाद।